Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू PGDRPC एंट्रेंस की प्रिपरेशन। हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज करते हैं क्लास 3। लेट्स सी। यूनिट 1 चल रही है जनरल साइकोलॉजी। इसका फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं नेचर, स्कोप एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड टॉपिक हमारा चल रहा था स्कूल्स एंड अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। क्लास नंबर 2 में हमने ऑलरेडी टॉप 5 तक कर लिए थे, साइको एनालिसिस तक। दीज आर डन एंड आज हम बाकी के 3 यहाँ करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 6th नंबर, ह्यूमनिस्टिक। सो यहाँ पे अब हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। अब ह्यूमनिस्टिक वालों ने क्या बोला था कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके अपने थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। एंड जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज थे उनका ये मानना था कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग बॉर्न होता है तो बाय बर्थ इनेटली दे आर गुड। ठीक है। सो दे बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम नेचुरली तो अच्छे ही होते हैं एंड हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने लाइफ टाइम में भी अपना बेस्ट अचीव करें। ठीक है। सो इन्होंने जो एम्फेसिस दिया, इन्होंने ये एम्फेसिस दिया किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, उसके इन थॉट्स, फीलिंग्स को कि क्या चल रहा है एंड हाउ दैट पर्सन वांट टू ग्रो फर्दर इन लाइफ, क्या उसके मोटिव्स हैं, कैसे वो उनको अचीव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ने यहाँ पे बोला। अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे हर पर्सन की जो टेंडेंसी होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने की होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि अपना बेस्ट, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में अपना बेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ये अचीव करने की टेंडेंसी रहती है। अब लेकिन अगर वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो था वो इंडिविजुअल के अपनी पर्सनल चीज़ों पे था, है ना, कि अगर मेरी पर्सनल थॉट है उनके बेसिस पे मैंने कोई एक्शन लिया तो इट इज़ माई एक्शन, है ना। अगर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही हूँ एंड आगे फर्दर अगर मेरे को कुछ गलत लग रहा है मैं उसको इम्प्रूव कर रही हूँ, देन आई एम हेडिंग टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन सपोज मैं कुछ एक्शंस करूँ जिनका कि रिजल्ट अच्छा नहीं आए और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लूँ एंड देन स्टिल आई कीप ऑन फॉरवर्डिंग इन माई लाइफ, तो क्या होगा, आई विल रिपीट सेम काइंड ऑफ एक्शंस, है ना। एंड इससे क्या होगा, बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। एक तो इस तरीके से एबनॉर्मेलिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है बिहेवियर में। दूसरा कैसे, अब हम अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जैसे हमें नर्चरिंग मिल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो हमें जो अचीव करना है ना, अपना बेस्ट जो अचीव करना है उसके हिसाब से सपोर्टिव एनवायरनमेंट है हमारा, तो देन इट्स रियली गुड, है ना। लेकिन अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हमारे टारगेट्स डिफरेंट हैं, हमारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उससे हमारे अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, अगेन तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन रहेगी एंड दिस कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस एबनॉर्मेलिटी इन द बिहेवियर। ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है। एक तो यहाँ पे दे बिलीव्ड इन गुड, इननेट गुडनेस, ठीक है, इननेट गुडनेस ऑफ पीपल। और हर इंसान क्या करना चाहता है, अपना बेस्ट अचीव करना चाहता है लाइफ में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहता है। इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, ठीक है, इनको दी गई है इंपॉर्टेंस, है ना। क्योंकि जब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स की हमें अच्छे से जानकारी होगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिसाइड कि
who we are and how can we become our best, है ना। एंड अगर हम एबनॉर्मेलिटी कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हो सकती है, एबनॉर्मेलिटी इन बिहेवियर कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हो सकती है अगर हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, इफ वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस। एंड दूसरा, अगर तो हमारे जो सोसाइटी है, हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस है, हमारा एनवायरनमेंट है, अगर वो हमारे लिए सपोर्टिव नहीं है तो ठीक है। सो इफ हमारा जो अगर सोसाइटी सपोर्टिव नहीं होगी तो जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे दे विल नॉट बी गुड, है ना। सो अगर हमारी सोसाइटी या एनवायरनमेंट, सोशल कंडीशंस या एनवायरनमेंट इज नॉट सपोर्टिव, ठीक है। अब जैसे कि अगर सपोज करो कोई बच्चा बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है ना, एंड ही वांट टू बिकम द बेस्ट प्लेयर, उसका बहुत इंटरेस्ट है एंड प्रैक्टिस भी बहुत करता है, लेकिन अगर उसे अच्छी कोचिंग, अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा मोटिवेशनल सपोर्ट ना मिले तो ऑफकोर्स वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। तो हो सकता है बाद में उसके जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो ड्यूरिंग दिस थिंग, कि वो जिस स्ट्रेस से गुजरे, है ना, जिस टर्मोइल से वो सफ़र करे, तो वो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं इट कैन ब्रिंग सम एबनॉर्मेलिटी इन द बिहेवियर, ठीक है। ठीक है, तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का जो है मेन कंसेप्ट था। अब यहाँ पे हमारे दो साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा मेन हुए जिनके बारे में हमें जानना है, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स, ठीक है। आई होप दिस मच इज फाइन, मे बी यू कैन नोट डाउन द पॉइंटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी कि जो दो साइकोलॉजिस्ट थे ह्यूमनिस्टिक के, वो थे एक तो अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। इन्होंने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया एक बार ही वो थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो ने दो मेन कंसेप्ट दिए थे। एक तो दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स, एंड ये जो हमने अभी देखा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला कंसेप्ट जो है इट वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु गेव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट, सो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। कार्ल रॉजर्स भी हो सकता है ऑप्शंस में हो, बट देन यू हैव टू सेलेक्ट अब्राहम मैस्लो, ओके। सो अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स की। अब्राहम मैस्लो ने बोला कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ नीड्स रहती हैं, एंड ये नीड्स हायरार्की की फॉर्म में होते हैं, यानी कि पहले एक नीड आती है, उसकी फुलफिलमेंट करनी होती है, जब वो फुलफिल हो जाए तो देन नेक्स्ट लेवल की नीड आती है, देन नेक्स्ट लेवल एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे एक इस पिरामिड की फॉर्म में यहाँ भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने बोली। तो टोटल उन्होंने 5 नीड्स बताई। सबसे पहली या बेसिक नीड जो है इट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। नीचे से शुरू होती हैं यहाँ पे एंड देन वी गो अपवर्ड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। ये हायरार्की ऑफ नीड्स का ही डायग्राम है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है, यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल की नीड होती हैं जो कि हमें बिल्कुल, जिसके बिना कि हम बिल्कुल जीवित ही नहीं रह सकते, जैसे कि फूड, एयर, वाटर, है ना। तो ये हमारी एकदम बेसिक लेवल की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका फूड, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें, ठीक है।
ये हो गई आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब ये नीड्स इंश्योर हो गई तो इंसान को और क्या नीड आती है, उनको आती है सेफ्टी की नीड्स। ठीक है, सेफ्टी नीड्स में क्या आता है कि अब भाई आपको अपनी बॉडी की, अपने इमोशंस की, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सेफ्टी की बहुत इसमें यहाँ पे नीड आती है। ठीक है, कि हम अगर खाने पीने को हमें मिल गया लेकिन हमें शेल्टर चाहिए, ठीक है, ताकि हमें कोई हार्म ना कर सके ना, फिजिकल हार्म हमें ना हो, या इमोशनल हार्म की भी नीड्स यहाँ आ जाती हैं, या फिर अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली जो नीड्स आती हैं वो भी यहीं आ जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सेफ्टी, क्योंकि फाइनेंस अगर आपके पास होगा देन यू विल फील सेफ। ओके, सो सेफ्टी नीड्स में क्या क्या आ गई आपकी, फिजिकल इमोशनल सेफ्टी, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। ठीक है, ये सब आपकी सेफ्टी नीड्स का पार्ट हो गई। देन आती हैं आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड्स। अब यहां तक हमने भाई अपना खाना पीना इंश्योर कर लिया, अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ली। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा जीवित रहने के लिए चीजें जरूरी हैं वो सब हमने इंश्योर कर ली। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कनेक्ट करना किसी के साथ, है ना, कनेक्टेडनेस की नीड्स आती हैं कि हाँ, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, है ना, तो हमें कनेक्ट भी करने की नीड आती है। उसके बाद कि मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, एट कम्युनिटी लेवल, है ना, या फिर इंटीमेट नीड्स, वॉट एवर इट इज। ठीक, तो ये आ गई आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड। सो बेसिकली इट इज कनेक्टेडनेस की नीड, जहां पे कि यू फील दैट आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई बिलोंग टू दीज पीपल, है ना, या आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, दिस कंट्री। सो जिस भी हिसाब से आपको कहीं पे भी बिलोंगिंगनेस फील हो, दैट नीड इज योर बिलोंगिंगनेस नीड्स। ओके, अब अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला कि ये जो 3 नीड्स है ना, ये नीड्स तो ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं एंड एनिमल्स में भी होती हैं। ओके, सो दीज नीड्स आर बेसिकली common for human beings, humans and animals। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को भी भाई अपना सर्वाइवल चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, वो लोग भी ग्रुप्स में रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ तक की जो नीड्स हैं दे आर द कॉमन नीड्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उसके बाद शुरू होती है 4th नीड, वहाँ से एक्सक्लूसिवली कहें तो ह्यूमन लाइफ की जो परसुएंस है वो शुरू होती है। ठीक है, जहाँ पे कि एक डिमार्केशन आ जाता है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो उसके बाद जो नीड आती है वो आती है आपकी एस्टीम नीड। ठीक है, एस्टीम नीड्स क्या होती है, यहाँ पे इंसान को चाहिए होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिकॉग्निशन, एंड नाउ ह्यूमन बीइंग वांट टू रिस्पेक्ट herself and himself and also want कि other people also respect him or her। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल्फ को वैल्यू करने वाली नीड आ चुकी है होती है अब इस टाइम पे। ठीक है, सो यहाँ पे सेल्फ रिकॉग्निशन की नीड होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड होती है बाय देमसेल्व्स एंड अदर्स। ठीक है, बाई देमसेल्व्स मतलब कि खुद भी अपने आप को रिस्पेक्ट करें एंड द पर्सन वुड वांट कि दूसरे भी मेरे को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बट इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो उनको यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स की नीड है वो इस तरीके से होती है कि सेल्फ को वैल्यू करना, सेल्फ को रिस्पेक्ट करना जो है अब वो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। ठीक है, ये जो नीड की यहाँ बात हो रही है। ठीक, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड में क्या होता है, आप अपना बेस्ट जो है वो अचीव करना होता है लाइफ में। ठीक है, इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, वॉट एवर यू कैन बी योर बेस्ट, तो वो नीड जो है वो यहाँ पे
आती है एंड टेंडेंसी रहती है इंसान की कि आई अचीव दैट इन माई लाइफ, सो इट इज़ दिस। तो ये जो 2 नीड्स हैं यहाँ पे, ये बेसिकली बताती हैं कि एक अब आपकी एक्सक्लूसिवली ह्यूमन लाइफ की जर्नी शुरू हो गई है, ठीक है। और यू कैन से रियल ह्यूमन लाइफ जर्नी बिगिंस हेयर। इन 2 नीड्स में, ठीक है। यहां से एस्टीम नीड से शुरू हो जाती है एंड ये 2 नीड्स एक्सक्लूसिवली आर फॉर ह्यूमंस। ये जो 3 नीड्स हैं दे आर कॉमन इन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। सो आई होप कि अब इसमें से किसी भी नीड से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम्पल्स दिए तो यू विल नो कि ये कौन सी नीड है, ठीक है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या होता है। अब ये हो गया है हमारा अब्राहम मैस्लो का, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉसिबल क्या होता है, कब होता है? ओनली व्हेन इज पॉसिबल बाय एनालाइजिंग एंड फाइंडिंग आउट कि हमारे मोटिवेशंस क्या हैं लाइफ के, हमारे गोल्स क्या हैं, है ना। अगर हमें अपने ये पता होगा कि किन चीज़ों से मैं मोटिवेट होती हूँ, क्या मेरे गोल्स हैं, देन ओनली आई विल बी एबल टू अलाइन देम एंड यूज देम इन ऑर्डर टू अचीव माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर हमें अपने मोटिवेशंस एंड गोल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। तो ये हो गया अब्राहम मैस्लो के बारे में, यू कैन नोट इट डाउन इफ़ यू वांट। एंड देन हम करेंगे कार्ल रॉजर्स के बारे में। ओके, ये जो है ना यहाँ पे पॉइंट लिखा था बिलीव्ड इन इनेट गुडनेस ऑफ पीपल, इसके साथ साथ एक और चीज लिख सकते हैं कि ह्यूमंस आर टारगेट ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड। ये भी वो बिलीव करते थे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, गोल ओरिएंटेड रहेंगे तभी हम अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इनका ये मानना था कि हम बाय बर्थ इनेटली अच्छे होते हैं, वी आर गुड एंड वी आर गोल ओरिएंटेड पीपल, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं कार्ल रॉजर्स के बारे में। कार्ल रॉजर्स भी ये ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच वाले साइकोलॉजिस्ट थे। तो इनका क्या मानना था कि ये जैसे अपने पेशेंट्स से डे टू डे लाइफ में डील करते थे, उनकी स्टोरीज सुनते थे, तो उन्होंने ये एहसास किया कि लोगों के लिए ना सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को समझने की कोशिश की। ओके, सेल्फ कंसेप्ट क्या है एंड सेल्फ एस्टीम क्या है, ये सब चीज़ें इन्होंने समझने की कोशिश की और इन्होंने देखा कि हाँ, हर इंसान ये चाहता है कि भाई मैं अपना सेल्फ जो है बेस्ट तरीके से अचीव करूँ या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मैं बढ़ूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ का, ठीक है। आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ का। आइडियल सेल्फ कौन सा? जो कि हम बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं। रियल सेल्फ जो कि हम एक्चुअली में हैं, ठीक है। अगर तो ये रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ इसमें कॉन्ग्रुएंसी है तब तो पर्सन विल बी हैप्पी। अगर इनकॉन्ग्रुएंट है तो पर्सन विल बी डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी, अगर डिस्क्रिपेंसी है तो। अब वो कैसे होगा? अगर सपोज करो रियल सेल्फ हमारा कुछ है और हमारे जो हमने क्या बात की थी मोटिवेशंस एंड गोल्स की, अगर हमारे मोटिवेशंस एंड गोल्स इस टाइप के हैं कि वो हमें आइडियल सेल्फ की ओर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, जो हम बनना चाहते हैं वैसा धीरे धीरे करके हम बनते जा रहे हैं, तब तो है हमारे ये दोनों सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और अगर तो हमारे जो मोटिवेशंस एंड हमारे गोल्स इस प्रकार से हैं कि हम रियल सेल्फ से और इधर की तरफ होते जा रहे हैं, यानी आइडियल सेल्फ से तो हमारा डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है और दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में
इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज किसी को अगेन कोई क्रिकेट प्लेयर बनना है। ठीक है, आप उसको चाहिए तो ये कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनूं, लेकिन क्या करता है वो प्रैक्टिस पे टाइम से जाता नहीं, हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करता है, 2 दिन प्रैक्टिस करता है, या फिर मोस्टली जो प्लेयर्स की जो ग्लैमरस लाइफ है उसको देख के ज़्यादा प्रभावित होता है एंड उनकी तरह एक्ट करना है, जैसे एडवर्टीजमेंट में एक्ट करते हैं, फोटोग्राफ खिंचाना, ये सब करना, वो सब करना, अपने सोशल मीडिया को उससे फिलअप करके रखना, ये चीज़ें करता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो आइडियल सेल्फ जो कि एक बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड का एक उसका जो गोल है, उससे वो और दूर होता चला जाएगा, है ना, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या होंगे, रिजल्ट्स ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे, तो दैट पर्सन विल बिकम डिससेटिस्फाइड। यहां पे क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा एंड अनहैप्पी हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट प्लेयर बनना है, तो वो अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, अपने कोचिंग पे ध्यान दे, अपने डाइट पे ध्यान दे एंड जो बाकी की जो ग्लैमरस लाइफ है एंड ऑल उससे वो दूरी रहे, ठीक है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियल सेल्फ की तरफ जाता जाएगा एंड यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट ऑफ कोर्स वो किसी किसी मैच में बहुत अच्छा अचीव करेगा, है ना, तो दैट पर्सन विल बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये रोल है हमारे सेल्फ का, जिसमें कि आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ ये रोल प्ले करते हैं एंड इसी से जो है हमारा सेल्फ कंसेप्ट भी फिर निकल के आता है कि हम अपना जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको भी डिफाइन करते चले जाते हैं कि व्हाट वी एक्चुअली आर। ठीक है, एंड कैसे कैसे हम सेल्फ को ग्रो करेंगे, कैसे कैसे हम अपने एक्सपीरियंस बिल्ड करते जाएंगे, है ना, इस तरीके से। अब ये तो हो गई सेल्फ की बात। अब अगर यही हमने सोसाइटी के सोशल एनवायरनमेंट के बारे में भी बात की थी पहले, है ना, तो अगर सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो सिमिलर तरीके से क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंसी एंड इनकॉन्ग्रुएंसी अचीव होगी अगर हमारा सेल्फ कंसेप्ट और हमारे एक्सपीरियंसेस जो कि हमें सोसाइटी से मिलते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है, और हमारी जो कंडीशंस है, सोसाइटल कंडीशंस, वो सपोर्टिव हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं इसी बच्चे का जिसको बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है लाइफ में, अगर उसके पास एक बहुत अच्छी गाइडेंस है, बहुत अच्छी कोचिंग है, वो न्यूट्रिशन ले पा रहा है ढंग से, डाइट ले पा रहा है ढंग से, तो इसका मतलब उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है। ठीक है, ये उसका एनवायरनमेंट अगर है तो ये सपोर्टिव है एंड ये काफी कॉन्ग्रुएंट है उसके गोल्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द पर्सन विल बी वेल एडजस्टेड। ठीक है, वेल एडजस्टेड होगा, उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। वहीं अगर कोई ये बच्चा है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है लेकिन ना इसके पास अच्छी कोचिंग है, ना इसको अच्छी पिच मिल रही है प्रैक्टिस करने के लिए, ना इसके पास इतना अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है कोई, तो क्या होगा, ये इसका एनवायरनमेंट जो है ये इसके लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है या लीस्ट सपोर्टिव है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऑफ कोर्स जो उसके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, क्योंकि उसको हमेशा ये लगेगा कि भाई जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं ये कंडीशंस जिनको कि मैं सपोर्टिव बना के अचीव कर सकूं, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, द चाइल्ड विल बी पुअरली एडजस्टेड। ठीक है, ये भी एनवायरनमेंट के साथ की कॉन्ग्रुएंसी की चीजें हैं। ठीक है, वो सेल्फ के साथ कॉन्ग्रुएंसी है, ये एनवायरनमेंट के साथ की कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे इस तरीके से ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन।
ओके अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कार्ल रॉजर्स ने दी थी, इट वाज PCT, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है, गिवन बाय कार्ल रॉजर्स ओनली, है ना। PCT भी बोलते हैं इसको, या इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपको इसके पता होने चाहिए। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको रॉजरियन थेरेपी भी बोलते हैं, क्योंकि कार्ल रॉजर्स ने दी थी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी टर्म अगर आए तो यू शुड नो कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब इसमें क्या था, ऑफ कोर्स जो इनके व्यूज़ थे वही इस थेरेपी में इंक्लूड हुए थे। तो इनका यही मानना था कि इंसान इनेटली गुड होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, एंड इस थेरेपी के द्वारा वो उनकी हेल्प करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को अचीव कराने में एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ इंसान को प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है। अब इसकी कुछ कोर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो कोर कंडीशंस हम देख लेते हैं। 3 कोर कंडीशंस बेसिकली मानी गई हैं PCT की। एक तो ये कि आपके अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए फॉर योर क्लाइंट, ठीक है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अब आपका जो क्लाइंट है, दैट पर्सन कुड बी एनीथिंग, है ना। तो आपको उसे जज नहीं करना है, आपको उसे कुछ सही या गलत की नॉलेज नहीं देनी है कि ओके ये ठीक है, ये गलत है, आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, कुछ अप्रूवल डिसअप्रूवल अपनी तरफ से नहीं देने हैं, ठीक। एक वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे कि क्लाइंट को फील हो कि I am accepted and he or she can talk freely about their problems या their thing whatever they have, ठीक है। So वो अच्छे से अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए। तो यहाँ पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको देना है, नॉन जजमेंटल होना है, ठीक है। एंड डोंट गिव अप्रूवल और डिसअप्रूवल, किसी भी चीज़ को आपको गलत सही नहीं ठहराना है कि ओके ये आपने किया ये बहुत अच्छा है, ये आपने किया ओहो ये क्या कर दिया, है ना। इस तरीके से कुछ नहीं करना है। इसका मोटिव है कि क्लाइंट जो है अच्छे से फ्रीली अपनी चीज़ें आपसे शेयर करे, बताए, सेल्फ एक्सप्रेस करे अच्छे से, नेचुरल डिफेंसेस को पुट डाउन करें, ड्रॉप डाउन करें, ठीक है। सेकेंड कोर कंडीशन क्या है, एम्पैथी होनी चाहिए। इसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में कई बार जो चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर सपोज करो कि आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो कि आपके आइडियोलॉजी से डिफरेंट है ना, या सपोज कोई ऐसा जो कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज है, तो देन ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड कि यू आर बीइंग नॉन जजमेंटल व्हेन यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट, ठीक है। एंड नाउ एम्पैथी, एम्पैथी में क्या होता है, अगेन you have to understand the person, you have to put yourself in the person's shoes, ठीक है। accepting another person's experience completely, ठीक है, and they could be like different from your own experiences also। तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग का बहुत रोल आ जाता है। एक्टिवली आप लिसन करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू पे एम्पैथी, ठीक है। एंड और क्या होता है यहाँ पे, जब आप एम्पैथेटिकली किसी को सुन रहे हैं, आपने सुनी किसी की बात, अच्छे से उसको समझा कि वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, देन यू शुड रिफ्लेक्ट बैक ऑल्सो, ठीक है। उसमें यू शुड एड समथिंग ऑफ योर ओन, इधर योर एक्सपीरियंसेस या योर some 1 or 2 points into that, and then you should reflect back on that, ठीक है। सो रिफ्लेक्टिंग बैक भी इसमें शोइंग ऑफ एम्पैथी का ही पार्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन व्हाट द क्लाइंट सेड, ठीक है। अब थर्ड इसमें आता है जेन्युइननेस।
यू शुड बी जेन्युइन व्हेन टॉकिंग टू द क्लाइंट। पेशेंट को किसी तरीके से भी आपको डिसीव नहीं करना है ना, कि या इस तरीके से शो ऑफ करना कि अपने प्रोफेशन का, ये सब चीज़ें नहीं। आपको यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन टू द पेशेंट, ठीक है। डू नॉट डिसीव द पेशेंट, बी जेन्युइन देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच खत्म होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसेप्ट्स तो आपको समझ आ गए होंगे। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि किसने क्या क्या दिया था। अब्राहम मैस्लो ने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। कार्ल रॉजर्स ने दी थी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, आपके आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ के बारे में बात की थी, एंड आपके ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी दी थी, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन हम नेक्स्ट अप्रोच पे चलेंगे, ठीक है। ओके, सो अब है हमारा 7th कॉग्निटिव अप्रोच। ओके, सो कॉग्निटिव अप्रोच में क्या है कि हेयर द साइकोलॉजिस्ट यूज टू स्टडी द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, द मेंटल प्रोसेसेस, जैसे कि थिंकिंग, हाउ वी परसीव थिंग्स, या कैसे हम चीज़ों को लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर, लर्न, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसमें इतना ज़्यादा अभी और करने का नहीं है, इसमें हम सीधा साइकोलॉजिस्ट के नाम और उनकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारे जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आपके ये थ्योरीज इंक्लूड हैं, तो ये वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो कौन थे? एक तो थे जेन पियाजे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, या स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी या स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है। सो यू शुड नो इट। उसके बाद कौन थे? वाइगॉट्स्की, ठीक है। वाइगॉट्स्की ने दी थी आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, ये भी हम बाद में ही पढ़ेंगे। लेव वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये इनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो थेरेपी यूज होती है यूजिंग दिस कॉग्निटिव अप्रोच, इसका एग्जांपल क्या होगा? सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। जैसे हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हमने देखी कौन सी थेरेपी होती है, उसमें पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। साइको एनालिसिस में कौन सी थेरेपी होगी? उसमें साइको एनालिटिक थेरेपी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी आपकी सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। ये थेरेपी बेस्ड है ऑन आपकी कॉग्निटिव अप्रोच, ओके। सो दिस इज इट फॉर कॉग्निटिव अप्रोच। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, अब हम लास्ट करेंगे अप्रोच अपनी, विच इज बायोलॉजिकल, ठीक है। 8th बायोलॉजिकल अप्रोच है ये आपकी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या स्टडी किया जाता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस को या हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, ब्रेन का स्ट्रक्चर, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस को या फिर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके।
यहाँ पे ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं हम कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ के साथ अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसके क्या क्या बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं वो भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो हियर वी स्टडी हाउ बायोलॉजिकल फैक्टर्स influence mental processes and behavior, ठीक है। एंड ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये क्या क्या हो सकते हैं आपके, ये हो सकती है जेनेटिक्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस को या फिर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस या एनी एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ये हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इस अप्रोच के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं जो बायोलॉजिकल अप्रोच में इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि है पॉल ब्रोका, ठीक है। पॉल ब्रोका, आपने नाम सुना होगा ब्रोकाज एरिया का, है ना, जब पढ़ते थे अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में तब आपने सुना होगा ब्रोकाज एरिया जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट ब्रोका नेम इज फ्रॉम दिस पर्सन पॉल ब्रोका, ठीक है। सो ही डिस्कवर्ड द ब्रोकाज एरिया इन ब्रेन, ठीक है, डिस्कवर्ड ब्रोकाज एरिया इन ब्रेन, ठीक है। इसके बारे में और बाद में पढ़ेंगे, ब्रोकाज एरिया के ऊपर क्वेश्चंस भी कई बारी आ जाते हैं, ठीक है। ब्रोका और क्या था, ब्रोका और वेर्निके ने मिलके भी एक, ये जो ब्रोका है इन्होंने एंड वेर्निके, इन्होंने मिलके क्या बताया था, इन्होंने मिलके थ्योरी दी थी लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इन दोनों ने मिलके दे गेव द थ्योरी, का नाम क्या था, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या होता था, इसमें ये बताते थे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन के लिए है, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या चीज कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। लोकलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस की, कहाँ पे कौन सा फंक्शन किस पार्ट के लिए लोकल है, यानी कि कौन सा ब्रेन का पार्ट कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है, किस स्पेसिफिक फंक्शन को, तो वो चीज़ इन्होंने ये थ्योरी दी थी, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, ओके। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पे हेब्स लॉ, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, हेब्स लॉ, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था आपका डोनाल्ड हेब ने, ठीक है। इट वॉज गिवन बाय डोनाल्ड हेब। इसमें था क्या, इसमें ये था कि इन्होंने बताया कि अगर दो न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स वगैरह ये सब हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ ये बात समझ लो जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ आपको, कि दो न्यूरॉन्स जो हैं वो अगर if when two neurons are activated together repeatedly, ठीक है, then the connection between these neurons becomes stronger, ठीक है। दो न्यूरॉन्स आपस में साथ साथ हैं, अगर ये रिपीटेडली एक्टिवेट होते हैं तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एंड ये स्ट्रॉन्गर कनेक्शन जो होता है इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पे साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लर्निंग एज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्टिक कनेक्शन इन द ब्रेन, वो यहाँ पे अकर होती है। इस हेब्स लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, वो सेइंग हम देख लेते हैं क्या है। जो मैंने अभी बताया उसी चीज को एक सेइंग की फॉर्म में है, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, सेल्स
that fire together wire together। ठीक है, क्या मतलब हो गया? अभी मैंने क्या बताया कि जब दो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं रिपीटेडली, उसका क्या मतलब हो गया? सेल्स दैट फायर टुगेदर। ठीक है, फायर टुगेदर मतलब रिपीटेडली एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, देन द कनेक्शन बिटवीन देम बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, वायर टुगेदर यानी कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनके बीच का। ओके, सो ये कंडीशन जब मेट होती है तो आपकी जो लर्निंग होती है वो भी स्ट्रेंथन होती है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस इज स्ट्रेंथेंड। क्यों? क्योंकि जो इनका जो साइनेप्टिक कनेक्शन होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है इस तरीके से। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ पे तो कॉग्निटिव में तो हमने ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं थे, सिर्फ आपको कॉग्निटिव में ये दो नाम अच्छे से याद रखने हैं और पर्पस पता होना चाहिए स्टडी का क्या था। और ये दो नाम भी जो है, ये दो थ्योरीज भी जो है हम अगले यूनिट में कवर करेंगे। तो देन you will know, and CBT is your the therapy which is based on cognitive approach। then आपकी बायोलॉजिकल अप्रोच में क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मेंटल प्रोसेसेस एंड हमारे बिहेवियर को, और इनको हम इसलिए भी स्टडी करते हैं ताकि हमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस का या किसी भी एबनॉर्मेलिटी का बायोलॉजिकल कॉज पता लगे। इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे हमने देखा पॉल ब्रोका का, जिन्होंने ब्रोकाज एरिया डिस्कवर किया विच वॉज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, एंड देन ब्रोका एंड वर्निके ने मिलके थ्योरी दी लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें कि ये पता करते हैं कि ये पता चलता है कि कौन से ब्रेन के किस पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन को वो कंट्रोल करता है। ब्रेन एरिया कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, हेब्स लॉ दिया था डोनाल्ड हेब ने। ठीक है, इसमें क्या बताया था उन्होंने कि जब दो न्यूरॉन्स रिपीटेडली एक्टिवेट होते हैं देन उनके बीच का जो कनेक्शंस होता है वो स्ट्रेंथन होता है, एंड साइनेप्टिक कनेक्शन जब स्ट्रेंथन होता है तो वो लर्निंग में भी बहुत यूजफुल रहता है। ठीक है, इसके लिए जो सेइंग है वो है सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है, स्कूल्स एंड अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ओके, सो लास्ट स्लाइड मैं आपके लिए लगा देती हूँ, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, लाइक्ड it, then please don't forget to like, share and subscribe. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.